वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आप सब लोगों का जो है ना कंपनी लॉ का एग्ज़ाम है और कल ही एग्ज़ाम है आपका। तो सबसे पहले तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस पैटर्न है क्या। जो ये हमारा पेपर है ये 2022 का है, क्योंकि जो वेबसाइट है CCSU स्टडी, वहाँ पे 23 का पेपर है नहीं, जिसकी वजह से मैंने आपको ये वाला पेपर दिखाया 22 का। तो वहाँ पे 22 का ही लेटेस्ट पेपर है। तो सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। सर, कल सर लेबर लॉ का एग्जाम है सर। एडमिट कार्ड में सर लेबर लॉ फर्स्ट पर है। कल लेबर लॉ का नहीं, मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है कि जो डेट शीट होती है उसके हिसाब से एग्ज़ाम होते हैं, एडमिट कार्ड से एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम आपका कंपनी लॉ का ही है। कर इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि लेबर लॉ का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका डेट शीट के अकॉर्डिंग होता है। एडमिट कार्ड केवल आपकी आइडेंटिटी है जो ये प्रूव करती है कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा कुछ नहीं है। उसमें जो सीरियल ऑर्डर दिया हुआ है वो पेपर के कोड के हिसाब से दिया हुआ है। और अभी लास्ट ईयर से इन्होंने ऐसा कुछ चेंज किया है, लास्ट टू लास्ट ईयर, कि कंपनी लॉ का पेपर ही फर्स्ट ले रहे हैं। तो अब तीसरी साल है जिसमें कंपनी लॉ का पेपर फर्स्ट ले रहे हैं। तो आप पहली बार नहीं है ऐसा, तो इसलिए इस कन्फ्यूजन में ना रहे कि लेबर लॉ का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका कंपनी लॉ का ही होगा। ठीक है। अब मैं शुरू कर लेता हूँ इसको। और मैंने कल भी, अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो कल ही बताया था, परसों ही बताया था कि कंपनी लॉ का ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका पेपर है कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ का पेपर आपका कल है, जिसमें वही है जैसे हम पहले से पेपर दे के आए हैं। तो हमें पैटर्न हमें पता ही है कि सेक्शन A B C, तीन तरह के सेक्शन आते हैं हमारे पास। और पहला सेक्शन ये होता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं जो कंपलसरी रहते हैं। फिर हमारे पास होता है सेक्शन B, फिर जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, हमें 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर सेक्शन C जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, हमें 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन C सबसे ज़्यादा वेटेज है, 60 मार्क्स का। फिर उसके बाद सेक्शन B है जो 20 मार्क्स का वेटेज है। फिर सेक्शन A है जो 20 मार्क्स का वेटेज है। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें आया है सेक्शन A के अंदर वो है, शेयर में और डिवेंचर में क्या फ़र्क है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन। देखो, शेयर में और डिवेंचर में क्या फ़र्क है। बेसिकली जो शेयर होता है वो कंपनी के मालिक ही होते हैं, मतलब उतना परसेंट ऑनर होते हैं कंपनी के। लेकिन डिवेंचर, जब हमें कुछ टाइम के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी किसी सर्टेन इंटरेस्ट पर जो है लोन उठा लेती है। लेकिन ये सिक्योर्ड नेचर का लोन होता है। अगर कहीं भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, सबसे पहले डिवेंचर को पेमेंट होगी शेयर से पहले। फिर अगर हम बात करें अगला मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, तो उसी तरह से मेमोरेंडम भी सुप्रीम होता है। उसमें लिखा होता है कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करेगी, कंपनी किस तरह की पॉलिसीज़ को फॉलो करेगी, और क्या क्या उसके नॉर्म्स रहेंगे। ये हमारा मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा होता है। और आर्टिकल एसोसिएशन हमारी रूल बुक है। रूल बुक समझते हैं, जैसे कोई भी कॉडिफाइड लॉ, तो इस तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल बुक है जो रूल्स को बताती है। ये दोनों ही जो है अमेंडेड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अमेंड नहीं हो सकते, ये दोनों ही अमेंडमेंट हो सकते हैं। अब अगला जो है तीसरा, एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी सिंगल ऑनरशिप वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो सकती है डेफिनेटली। अब यहाँ पर कैसे होगी, इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये लिखना पड़ेगा आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिक्लेरेशन ऑफ सोलवेंसी। सोलवेंसी का मतलब ये होता है कि आप कंपनी को चलाने के लिए सक्षम हैं। और इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि अब आपके पास पैसा नहीं बचा है और आपकी जो है कंडीशन जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो आप कंपनी चलाने के लायक नहीं है। इसलिए इस तरह के लोगों से कंपनी को जो है वो अमेंड कराने के ऑर्डर दे देती है, वाइंडिंग अप कराने के ऑर्डर दे देती है कोर्ट। अब अगला है, वाई इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसिडर इम्पॉर्टेंट। तो सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन जब दिया जाता है जब कंपनी सारी एलिजिबिलिटी पूरा कर लेती है और एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है। ये कंपलसरी है। और क्यों कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना किसी कंपनी को मार्केट में बिजनेस करने के परमिशन नहीं होती, और सभी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ही ये इशू होता है। तो सेक्शन बी है ये। उसमें है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या है। व्हेन कैन अ कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। एक ट्रिब्यूनल कब कंपनी को वाउंड अप कर सकती है। तो वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी इस पोजीशन पे आ जाती है कि अब उसको बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बिजनेस कर पाए। इसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, मान लो टेक्नोलॉजी, या फिर जो कंपनी का ऑनर्स है वो इंटरेस्टेड नहीं है आगे बिजनेस करने में, या फिर कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो गई है, या कंपनी जो है बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो गई है, उसके पास लोन इतने बढ़ गए हैं कि कोर्ट ने उसका ऑर्डर दे दिया है, कंपलसरी वाइंडिंग अप में आ रहा है।
तो ये वाइंडिंग अप के प्रोसेस है और इसके थ्रू प्रॉपर जो है ना वाइंडिंग अप की कार्रवाई पूरी की जाती है, जिसमें एसेट्स को सेल कर कर क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन करें प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस एक इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट होती है जो कंपनी अपनी मार्केट के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन और लिक्विडिटी को प्रेजेंट करने के लिए पेश करती है। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी होती है। जब भी कंपनी कोई नया इशू निकालती है तो साथ में प्रोस्पेक्टस भी देती है। अगर कंपनी इसके अंदर कोई भी फ्रॉड या फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन करती है तो उसके लिए कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रोविजन दिया हुआ है। यानी कि जो शेयर होल्डर है, जो बेनिफिशियरीज है, जो प्रोस्पेक्टस पे विश्वास कर कर कंपनी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे, उनका इश्यू लिया, वो अगेंस्ट कंपनी के जा सकते हैं, कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए क्या प्रोविजन है, मतलब शेयरों का ट्रांसफर कैसे हो सकता है, इसमें क्या रूल्स है जिनको फॉलो किया जाता है ट्रांसफर से पहले। तो ये टोटल अगर मान लो यही क्वेश्चन आते हैं तो आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो आप पहले 2 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे क्वेश्चन हैं और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम सेक्शन सी में आ जाएं तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, सर एक्सक्यूज मी सर, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अब तो होता ही नहीं। अब होते ही नहीं होते हैं, अब भी होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर होते हैं। अच्छा, ट्रांसफर डीमेटेरियलाइज ऑफ, नहीं होगा हाँ शेयर सॉफ्ट कॉपी में? अब तो डीमेटेरियलाइज होते हैं ना शेयर तो। नहीं, ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब है ऑनरशिप का चेंज होना। जैसे मार्केट में रोज शेयर बिकते हैं, खरीदते हैं, तो जो उसका क्या बेच प्रोसेस देता है? है उसके, जैसे शेयर मार्केट में जो हम शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, उसमें ये होता है कि जो शेयर बेचता है उसका नाम कट जाता है कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट में, और जो नया शेयर होल्डर उसको परचेज करता है उसका नाम चढ़ जाता है। इसका एक पूरा प्रोसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एट द लेंथ। अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड द लिमिट। जब कंपनी अपनी लिमिट से बाहर जाके किसी काम को करती है, परफॉर्म करती है, तो उसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। ये किस परिस्थिति में मतलब एप्लीकेबल है, अब अलाउड है, और किस परिस्थिति में अलाउड नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रमोटर्स कौन होते हैं, एक्सप्लेन करें पोजीशन प्रमोटर्स की वाइज वाई कंपनी के साथ साथ। तो अगर हम कंपनी के संदर्भ में किसी प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर वो लोग होते हैं जो सबसे पहले कंपनी के इश्यू को खरीदते हैं। कोई भी नई कंपनी अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है तो प्रमोटर ही वो फर्स्ट ग्रुप या पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं सारे शेयरों को मार्केट में बेचने की। इनका अपना एक प्रॉपर सेटअप होता है, ठीक है, और ये जो है सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में इनका रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो प्रमोटर्स के ऊपर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन विद एग्जांपल। अगर किसी भी तरह का कोई मिसमैनेजमेंट कंपनी कर रही है या ऑपरेशन यानी कि कोई ऐसा व्यवहार कंपनी कर रही है जो गलत है, ठीक है, किसी के साथ मतलब गलत कर रही है कंपनी, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ट्रिब्यूनल का रोल आएगा जब कंपनी इस तरह की कोई एक्शन परफॉर्म करती है, तो कंपनी ट्रिब्यूनल उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी चला सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी। एक कंपनी में डायरेक्टर की क्या लीगल पोजीशन है, मतलब डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो क्या काम करता है वहाँ पे, वो उसकी लीगल पोजीशन हो गया। और कानूनी वैधता क्या है डायरेक्टर की, यही आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर। और इसकी ड्यूटीज क्या है, इसको डिस्कस करना पड़ेगा। 13 जो है, डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर। यहाँ पे कोर्ट की वो ड्यूटीज बतानी है जिसके थ्रू कोर्ट जो है क्रेडिटर के और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मतलब कंपनी के कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी के 2 तरह के मेंबर होते हैं। एक जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह होते हैं जो कंपनी के एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब कंपनी को चलाने में अपना एक्टिवली रोल प्ले करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स भी होते हैं। दूसरा वो होते हैं जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं जो केवल इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो वो भी कंपनी के शेयर होल्डर ही होते हैं, लेकिन वो कंपनी की एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी एक्टिविटी के अंदर। तो कई बार क्या होता है, जो क्रेडिटर है जिन्होंने कंपनी को लोन उधार दे रखा है, तो इनको डिच करने के लिए जो कंपनी होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ हेरा फेरी कर देती है या किसी हर तरह की मार्केट पोजीशन से दिखाती है कि इनका लोन जो है वो सिंक हो जाए, डूब जाए। तो उस कंडीशन में इनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कोर्ट की होती है। तो कोर्ट उस कंडीशन में कंपलसरी वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे देती है।
और कंपनी का वाउंड अप करा के सबसे पहली पेमेंट क्रेडिटर्स को होती है या जिसके साथ शेयर होल्डर का गलत हुआ उसको पेमेंट होती है। अगर यही क्वेश्चन आया मान लो आपको सेक्शन सी, तो आप कौन से क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करोगे? तो सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम तैयार करते हैं अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, ये हम तैयार करते हैं एग्जाम के लिए। डायरेक्टर जो हमारा हॉट फेवरेट टॉपिक है, मतलब हर कोई बच्चा इस डायरेक्टर के टॉपिक को तो पढ़ता ही पढ़ता है। और इसके अलावा अब आपके पास प्रमोटर है, मिसमैनेजमेंट और कोर्ट की ड्यूटी। इसमें से जो भी टॉपिक आपने ठीक से तैयार किया हो, तीसरा क्वेश्चन वो आप तैयार कर सकते हैं। तो प्रमोटर। पेपर जो, हाँ, जो पेपर जो था वो जो आया था 2022 का, वो इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं था उसका, लेकिन ठीक ठीक था। और आप कंपनी लॉ का पेपर आता भी ऐसे ही है। कुछ चीज़ें जो आपको कंपनी लॉ की राइटिंग में याद रखनी चाहिए वो ये होता है कि इसका अगर कहीं पर भी कोई लीगल प्रोसीजर आ रहा है, प्रोसीजर या प्रोसेस आ रहा है, तो उसको जरूर लिखना आंसर के अंदर। बाकी आप कुछ भी लिखो ना लिखो वो सब चलेगा, लेकिन जो लीगल प्रोसेस अगर किसी भी टॉपिक को टच कर रहा है तो वो जरूर लिखना चाहिए। वैसे जो क्वेश्चन है ये जो शॉर्ट में आया है, जैसे मेमोरेंडम एसेशन और आर्टिकलाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आते ही आता है। इसके अलावा जो और आया है यहाँ पर, इसके अलावा जो हमारा और दूसरा टॉपिक है वो है आपका, बस इसमें है नहीं और कोई अच्छा टॉपिक जो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, यही है। तो ये आपका कंपनी लॉ का हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे आपको रिवाइज करा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट लगते हैं मेरे हिसाब से, कि ये क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं एग्ज़ाम में आपके। तो उसमें आपका है, जैसे पहला क्वेश्चन जब इसमें भी आया था, वाइंडिंग अप आप कर सकते हो। वाइंडिंग अप वैसे 2 बार से आ रहा है, क्या पता इस बार आया ना है, लेकिन फिर भी वाइंडिंग अप भी अच्छा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। तो कंपनी के वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी अपने बिजनेस को शट डाउन करती है, मतलब अपने शटर को बंद कर देती है और मार्केट के अंदर से अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे वापस ले लेती है सब चीज़ें। जैसे शेयर होल्डर को शेयर के सर्टिफिकेट वापस लेके उनको पेमेंट कर देती है, क्रेडिटर को लोन एग्रीमेंट ख़त्म करके उनका पैसा रिटर्न कर देती है, डेटर से पूरा पैसा वसूल लेती है, अपनी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को बेच देती है। इसे हम वाइंडिंग अप कहते हैं। अब वाइंडिंग अप होता कितने तरीके का ये भी हमें समझना चाहिए। तो वाइंडिंग अप 2-3 तरीके का, जैसे पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप यानी कि कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वॉलंटरी। हाँ, जब कंपनी लगातार लॉस में चल रही होती है तो कंपनी अपनी बोर्ड ऑफ मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास कर कर कि भाई अब हमारे पास कोई होप नहीं है कि कंपनी जो है प्रॉफिट में आए, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर्स मिलकर डिसीजन ले लेते हैं कि हमें कंपनी को वाइंड अप करना है। और किसी कंडीशन के अंदर जो आउटसाइड लाइबिलिटीज, सॉरी आउटसाइड जो होते हैं देनदार होते हैं, ठीक है, वो भी जैसे क्रेडिटर्स हो गए या किसी तरह का कोई लोन आपने ले रखा है बैंक लोन वगैरह, तो वो लोग भी प्रेशर डालकर कंपनी का वॉलंटरी वाइंड अप करा सकते हैं। इनका भी रोल होता है। फिर हमारा आता है कंपलसरी, सॉरी इसे कंपलसरी वाइंडिंग अप भी सही कहते हैं, जब कंपनी के डायरेक्टर, स्टेक होल्डर या क्रेडिटर जो है वो इसके ऑर्डर रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कंपनी के मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग के अंदर। अगर हम बात करते हैं दूसरे वाइंडिंग अप की, जो कोर्ट करवा देता है ट्रिब्यूनल के आदेश पर, जब किस तरह का कोई वाइंडिंग अप होता है, तो ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट। कोर्ट किस परिस्थिति में इस तरह के ऑर्डर दे सकती है जहाँ पे कोर्ट कहती है कि भाई आप वाइंडिंग अप कर दो अपनी कंपनी का। तो यहाँ पे जब कोर्ट को ऐसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इस तरह की कंपनी का बंद होना ही जरूरी है, उसमें कंडीशन ही होती, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस थी, बहुत टाइम से लगातार घाटे में चल रही थी, एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं दे पा रही थी, ठीक है, और भी कई तरह के उसके ऊपर टैक्सेस लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही थी। तो वहाँ पर कंपनी को, सॉरी ट्रिब्यूनल जो है, कोर्ट जो है, स्वयं ऑटो एक्शन लेकर, खुद भी अपने आप एक्शन लेकर बिना किसी कंप्लेंट के ये कह सकती है कि इस कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया जाए। मतलब कंपलसरी वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे देती है कि 3 महीने के अंदर हर चीज़ सेटल डाउन करो और जितनी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हो वो करो, बाकी सब बैंकरप्सी करके उस कंपनी को बंद कर दो, क्योंकि ये और रन करेगी तो और दिक्कत होगी सभी को। तो वहाँ पर ये ऑर्डर दिए जाते हैं जहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं या कंपनी के पास अपना जो मतलब वर्किंग कैपिटल होता है, जो नेसेसरी पेमेंट चाहिए कंपनी को रन करने के लिए, वो पैसा भी ना हो। और इसके अलावा कंपनी लगातार बहुत टाइम से मीटिंग ना कर रही हो, तब भी कंपलसरी वाइंडिंग अप के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। वहाँ पे ये माना जाता है कि कंपनी अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुला रही तो इसका मतलब किसी ना किसी चीज़ को कंपनी छुपा रही है और छुपाने के लिए वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी कोई ऐसी
इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, या किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, या हमेशा उनके साथ कुछ बेईमानी करे, उस तरह की कंडीशन में भी कंपनी के कंपलसरी वाइंडिंग अप के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो कंपलसरी वाइंडिंग अप में बहुत सारी और भी चीज़, जैसे कंपनी जो है इनएक्टिव हो, बहुत टाइम से केवल कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही हो और कंपनी की मार्केट के अंदर कोई भी एक्टिविटी नज़र ना आ रही हो, या कंपनी किस तरह की कोई एक्टिविटी ना कर रही हो, या कंपनी जो है किसी तरह के रूल को ब्रेक कर रही हो, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी है, जो होने चाहिए, या कई बार कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी में फंसा हुआ है, वो भी एप्लीकेशन देके ऑर्डर ले आते हैं कोर्ट से कंपनी के वाइंडिंग अप के, कि भाई कंपनी के एसेट बेच के हमारा पैसा दिलवा दो। और जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ऐसा होना ज़रूरी है, वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर दे देती है। अब ये दो वाइंडिंग अप हो गए, कंपलसरी वाइंडिंग अप हो गया और दूसरा वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो गया। अब ये वाइंडिंग अप जब करना होगा तो क्या ऐसे आसानी से हो जाएगा सिर्फ बोलने से? तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। वो प्रोसेस में क्या है, सबसे पहला काम आपको एक लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। अगर ट्रिब्यूनल के थ्रू हो रहा है, कोर्ट के थ्रू हो रहा है, तो कोर्ट इस लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देगी। अगर कोर्ट के थ्रू नहीं हो रहा है, वॉलंटरी हो रहा है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किसी को अपॉइंट कर देंगे, जो डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, कोई शेयर होल्डर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लिक्विडेटर की जिम्मेदारी ये होती है कि जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेचे, जितने फंड्स हैं उनको इकट्ठा करे, और जो पेमेंट्स हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ की, वो सबकी पेमेंट करे। इसके अलावा ये कंपनी को दूसरा स्टेप, लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद कंपनी जो है अपने आप को डिक्लेयर कर देगी सॉल्वेंट। मतलब कंपनी के डायरेक्टर ये कहेंगे कि भाई हम सॉल्वेंट हैं, हम जो है पेमेंट देने के लायक हैं। और कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम इंसॉल्वेंट हैं, हम पेमेंट नहीं दे सकते। तो उसी हिसाब से उनकी ड्यूटीज़ को या डेब्ट्स को जो है वो रिकवर किया जाएगा। नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जितने भी क्रेडिटर्स होंगे या जो कंपनी के लेनदार हैं उन सबको जो है नोटिस इशू करेंगे, कंपनी वाइंडिंग अप करने जा रही है। अच्छा, जो कंपलसरी वाइंडिंग अप होगा उसके अंदर कोर्ट की तरफ से नोटिस जाएगा, कोर्ट नोटिस इशू करेगी कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको। इसके अलावा एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे, डेब्ट्स की पेमेंट करेंगे, या डेटर से पैसा रिकवर करेंगे। ये सब चीज़ें करने के बाद पहले सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे, जिसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बैंक लोन आ जाते हैं। उसके बाद अनसिक्योर्ड की कर देंगे, जैसे शेयर होल्डर वगैरह की पेमेंट कर देंगे। डिवेंचर जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। कोई भी और लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगे तो उन सबको पूरा किया जाएगा। इसमें ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे किसी भी कंपनी के स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट का वायलेशन ना हो। मतलब कंपनी के अंदर अगर किसी का भी कोई पैसा है या किसी का कोई इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को पूरा किया जाए। ये प्रायोरिटी जो है वो कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग की जाती है। कोर्ट इस पूरे प्रोसेस को ओवरसाइट करती है अगर ये कंपलसरी वाइंडिंग अप है तो। और कोई भी किसी को ऐसा महसूस होता है कि भाई उसके साथ जो है गलत किया जा रहा है तो वो उसको चैलेंज भी कर सकता है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है, यानी कि पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया जाता है, पब्लिक को बताया जाता है, पल पल की खबर दी जाती है कि किस तरह से कंपनी का जो है वाइंडिंग अप हम कर रहे हैं। तो ये सारे हो गए आपके वाइंडिंग अप के प्रोसेस। एक क्वेश्चन जो आपको छोड़ना नहीं होता है डायरेक्टर का। डायरेक्टर का क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है। डायरेक्टर के बारे में कुछ भी पूछेगा, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ तो पूछता ही है। कभी 5 मार्क्स में पूछ लेता है, कभी 10 में पूछता है, कभी 20 में पूछता है, पर पूछता है डायरेक्टर के बारे में। तो एक कंपनी के डायरेक्टर की क्या लीगल पोजीशन है, एक कंपनी के डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं डायरेक्टर के पास, और डायरेक्टर को कब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टर के बनते हैं। तो डायरेक्टर को एज ए एजेंट कहते हैं हम कंपनी का, जो कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करता है। बताइए क्या हुआ? डायरेक्टर जो है कंपनी के बिजनेस को परफॉर्म करने वाला एक एजेंट होता है। बोलिए, कुछ बोलना है तो। मुझे ये कहना था सर, आप कल कंपनी लॉ का एग्जाम कॉलेज में मैंने बात कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड है एंड वैसे डेट लॉ है, बट सर मैं लॉ की कर रही थी। देखो, मैंने अभी आपको शुरू में भी क्लियर कर दिया ना, ये टॉपिक तो बोला आने नहीं चाहिए कि जो आपका एग्जाम है वो कंपनी लॉ का होगा, क्योंकि डेट शीट में कंपनी लॉ है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम कंपनी लॉ का ही होगा। आप ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछना नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी क्लियर किया था, परसों भी क्लियर कर दिया था, और आज भी क्लास में शुरू में ही क्लियर कर दिया। तो अननेसेसरी हम इस पर डिस्कस करके अपना टाइम ख़राब ना करें।
एग्ज़ाम आपका कंपनी लॉ का ही होने जा रहा है और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि डेट शीट में कंपनी लॉ है और एग्ज़ाम डेट शीट से होते हैं, एडमिट कार्ड से एग्ज़ाम नहीं होते। एडमिट कार्ड केवल आपकी एलिजिबिलिटी को बताता है कि आप इन सब्जेक्ट को एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। वो आपके एडमिशन की गारंटी देता है, एंटर करने की एग्जामिनेशन हॉल में, उसी की गारंटी है, उसके पास और कुछ नहीं है। उसमें तो इवन डेट भी मेंशन नहीं है ना कि इस डेट को ये एग्ज़ाम होगा आपका। अब हम पढ़ेंगे कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशंस क्या होती हैं। तो कंपनी के डायरेक्टर के अलावा हम लीगल पोजीशन की बात करें, तो अगर हम कंपनी लॉ की बात करें, कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें, तो कंपनीज एक्ट 1956 ये कहता है कि एक डायरेक्टर जो है, ठीक है, वो कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। वो कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको पूरा करता है। और एक कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है या कोई आउटसाइडर भी अपॉइंट किया जा सकता है। जो कंपनी की लीगल पोजीशन है, हु इज़ लिविंग ओनली इन द आइज ऑफ द लॉ, मतलब कहता है कानून ये कहता है कि कंपनी जो है एक अलग लीगल आइडेंटिटी रखता है अपने मालिकों से, उसकी एक अपनी अलग व्यक्ति का कानूनी पहचान है कंपनी की। तो इसीलिए कंपनी का डायरेक्टर उसकी आई से, मतलब वो उसकी आंखें जो देख, जिसके थ्रू कंपनी अपने वर्क को परफॉर्मेंस करती है। अब जो डायरेक्टर है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के ब्रेन होते हैं और ये कंपनी के दिमाग की तरह काम करते हैं, और कंपनी उसकी बॉडी है। मतलब बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन ही बताता है कि उसको आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। अगर हम डायरेक्टर की पोजीशन की बात करें कि डायरेक्टर की पोजीशन क्या है, तो डायरेक्टर की पोजीशन क्या है? डायरेक्टर एक कंपनी का सर्विस मतलब एक सर्वेंट होता है जो सैलरी लेता है। डायरेक्टर पेड होता है। तो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, सॉरी, कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, कंपनी का सर्वेंट भी नहीं होता, सॉरी, एक तरह से वो मालिक होता है कंपनी का, ना तो एम्प्लॉय है ना सर्वेंट है, वो कंपनी का मालिक है। दे आर प्रोफेशनल पीपल, ये एक प्रोफेशनल पीपल है जो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को कंपनी को ऑफर करते हैं। अब डायरेक्टर अगर एजेंट के रूप में काम कर रहा है, देखिए डायरेक्टर एक एजेंट के रूप में भी काम करता है कंपनी में। तो डायरेक्टर यहाँ पे कंपनी की आई के रूप में रोल परफॉर्म करता है। इसके थ्रू, डायरेक्टर के थ्रू कंपनी अपनी जो लीगल केसेस होते हैं, जो कंपनी के जो प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, वो कंपनी की तरफ से चलने वाले किसी भी केस में अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए डिसीजंस ले सकते हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, और इनके नाम से कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। डायरेक्टर कंपनी के नाम पे, कंपनी के बिहाफ पे साइन कर सकते हैं। ये जो है डायरेक्टर अगर एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो उसके पास ये पावर है। इसके अलावा जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते कंपनी के साथ। अगर वो अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट को कंपनी के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसको एलिजिबल, मतलब इन एलिजिबल बनाया जा सकता है। उसको जो है कंपनी से हटा सकते हैं बाकी डायरेक्टर मिलकर। उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। उनको ये अलाउड नहीं होता कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मिक्स करें कंपनी के साथ। तो डायरेक्टर जो होते हैं वो वर्क करते हैं कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है, लेकिन अपने पर्सनल वर्क को ये कंपनी के वर्क के साथ इन्वॉल्व, मतलब मिक्स नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं करते। ये अपने पर्सनल नाम से या कंपनी के नाम को यूज़ करके किसी तरह का अगर कोई लोन उठा लेते हैं तो ये भी एलिजिबिलिटी कहलाती है, मतलब इसके बेस पर भी उनको हटाया जा सकता है। फिर डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के ट्रस्टीज़ भी होते हैं। ट्रस्टीज़ का मतलब ये होता है कि वो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कंपनी में किस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो their power such as the account for all money over by they exercise the control and shall refund any money improperly paid away and shall exercise their power honestly in the interest of the company। तो डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने कुछ पैसा कंपनी के पास लगाया होता है जिनको कंपनी से कुछ रिफंड लेना है, और साथ साथ इनके पास ये पावर है कि वो ऑनेस्टली जो है कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें जिससे बेनिफिट हो शेयर होल्डर को। जो डायरेक्टर अगर ट्रस्टीज होते हैं तो ये इनकी जो पावर होती है वो है अप्लाइंग फंड ऑफ द कंपनी एंड मिसयूज द पावर दे कुड बी रेंडर्ड लायबल एज अ ट्रस्टी ऑन देयर डेथ कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स अगेंस्ट देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो डायरेक्टर जो होते हैं उनके पास ये भी पावर है, अगर वो ट्रस्टीज है, उन्होंने कोई पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के अंदर, तो उनकी डेथ के बाद जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डायरेक्टर्स के, जो ट्रस्टी के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो कंपनी से उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं। जो भी टर्म्स उनका कंपनी के साथ हुआ है, जो भी एग्रीमेंट उनका कंपनी के साथ हुआ है, उस तरीके से वो रिकवर कर सकते हैं।
दूसरा, डायरेक्टर जो होते हैं वो ऑर्गेन ऑफ द कंपनी होते हैं, मतलब ऑर्गेन ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी। अगर कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी है तो उसके जो ऑर्गेन्स हैं, उनके जो बॉडी पार्ट है वो डायरेक्टर होते हैं। द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ treat the certain official as the organ of the company. For those for whose actions of the company is held liable, just a natural person is for actions of his limbs. जैसे एक नेचुरल पर्सन जो होता है वो अपने बॉडी पार्ट्स के लिए जो है ब्रेन की तरह कंट्रोल करता है, मतलब पूरे बॉडी को, उसी तरह से डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। डायरेक्टर जो होते हैं वन पर्सन भी हो सकता है और कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डायरेक्टर के रूप में रोल प्ले कर सकते हैं या डायरेक्टर को कह सकते हैं। अब डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या है, तो डायरेक्टर की ड्यूटी क्या है, ड्यूटी ऑफ केयर। सबसे पहले डायरेक्टर को ये काम करना होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा कंपनी और उसके सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में। इसके अलावा कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है कंपनी के अंदर, तो डायरेक्टर अगर कोई डिसीजन लेता है तो उससे इन्फॉर्म करेगा कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, डेटर को, सबको, जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो कंपनी के अंदर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बेनिफिट रखते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर की एक और ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी। वो अपने काम को ईमानदारी से परफॉर्म करेगा जहाँ पे किसी के भी इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने की कोशिश करेगा और किस तरह का कोई पर्सनल प्रॉफिट या अनऑथराइज प्रॉफिट को गेन नहीं करेगा, कमाने की कोशिश नहीं करेगा कंपनी से। इसके अलावा उसकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है जहाँ पे वो हर परिस्थिति के हिसाब से स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगा, करेक्ट और तुरंत डिसीजन लेगा, और इस डिसीजन के अप्रूवल वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ले लेगा। इसके अलावा वो पूरे मैनेजमेंट को ओवरसाइट करेगा, मतलब मैनेजमेंट में कोई हायरिंग हो रही है, कोई वर्कर को इवेल्युएट किया जा रहा है उसकी वर्क परफॉर्मेंस से, तो उसके अंदर उसका ओवरसाइट सुपरविजन रहेगा। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में डायरेक्टर का क्या रोल है, किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसको प्रॉपरली, मतलब उस रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करना, ये ड्यूटीज किसकी होती है, डायरेक्टर्स की होती है। इसके अलावा डायरेक्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, कंपनी के जितने भी लीगल सूट्स होते हैं उनको डायरेक्टर अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से हैंडल करता है। और हमेशा एनुअल रिपोर्ट तैयार करना, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना, इस तरह की चीज़ें भी डायरेक्टर की ही ड्यूटी होती है तैयार करना। उसके अलावा डायरेक्टर के पास पावर्स क्या क्या है, तो डायरेक्टर के पास पावर क्या क्या है, डायरेक्टर के पास वोटिंग राइट है। डायरेक्टर जो है किसी भी तरह के ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट कर सकता है, किसी कमेटी का फॉर्मेशन कर सकता है, कंपनी के कैपिटल और इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकता है, डायरेक्टर के पास ये भी लो। और किसी लॉ को अगर कंपनी का अमेंड करना है तो वो अमेंड भी डायरेक्टर कर सकता है। लाइबिलिटीज़ क्या है डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर की लाइबिलिटीज़ है जो सिविल लाइबिलिटी है, जैसे सिविल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट जो डायरेक्टर की सिविल लाइबिलिटीज़ है, जहाँ पे वो शेयर होल्डर को जो होने वाले नुकसान है या जो शेयर होल्डर के लिए जो गलत चीज़ है उनको रोकने का प्रयास करने की ड्यूटी डायरेक्टर की। तो ये डायरेक्टर की ड्यूटीज़ भी हो गई, पावर्स भी हो गई, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो इसी पेपर में था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो अल्ट्रा वायरस होता है बियॉन्ड द लिमिट। जब भी हम कोई काम अपने लिमिट से बाहर जाके करते हैं, बियॉन्ड द लिमिट करते हैं, तो उसे डॉक्ट्रिन ऑफ बियॉन्ड लिमिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे मैंने कहा था वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखा आता है कंपनी केवल वही काम करने के लिए एलिजिबल है। अगर उससे ज़्यादा कोई भी काम कंपनी करने की कोशिश करती है या उस मेमोरेंडम से बाहर जाके कंपनी काम करने की कोशिश करती है तो उसे अल्ट्रा वायरस कहते हैं, यानी कि बियॉन्ड द लिमिट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बाउंड्री है, भारत की बाउंड्री है, भारत सरकार की राजनीतिक सीमा है, उसके अंदर हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम फ्री हैं क्योंकि हम इंडियन सिटीजन हैं। लेकिन अगर हम उसके बाउंड्री को क्रॉस करके पाकिस्तान में जाके कोई वर्क करना चाहें, बांग्लादेश में कोई वर्क करना चाहें, श्रीलंका में करना चाहें, चाइना में करना चाहें, तो हमें एक स्पेशल परमिशन उस कंट्री से लेनी पड़ेगी, तभी हम कर सकते हैं। अदरवाइज वो बियॉन्ड द लिमिट हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस में कवर हो जाएगा। तो अल्ट्रा वायरस भी कंपनी को कई बार करना पड़ जाता है, वर्क रिलेटेड इश्यूज से जुड़े होते हैं या फिर कंपनी के डिसीजन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ऑथराइज करते हैं इन पावर्स को कि किस कंडीशन में आप इस तरह के अल्ट्रा वायरस डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी लीगल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर सकते हैं। फिर इस तरह की जो अल्ट्रा वायरस होती है वॉइड होनी चाहिए और अनएनफोर्सेबल होनी चाहिए। तो अल्ट्रा वायरस जो एक्ट है वो कहता है कंसीडर इट वॉइस और अनएनफोर्सेबल, मीनिंग दे हैव नो लीगल इफेक्ट, कि इसका कोई लीगल इफेक्ट ना हो
और ये एक्शन जो है बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड द पार्टीज इन्वॉल्व, ये कंपनी के ऊपर बाइंड होने चाहिए या पार्टीज के ऊपर, जो पार्टीज में इन्वॉल्व है उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर, जहाँ पे ये करना जरूरी हो ताकि हम शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स और कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, और उसके लिए ये करना जरूरी है। वहाँ पे हम बियॉन्ड द लिमिट जा सकते हैं, अल्ट्रा वायर्स को मतलब फॉलो कर सकते हैं। और जहाँ पर मतलब लीगली ऐसा करना कंपलसरी हो, मतलब किस तरह का कानून हमें अथॉरिटी दे रहा है इस काम को करने के लिए, वहाँ पर हम बियॉन्ड द लिमिट जा सकते हैं, अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इसके अलावा जो क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं कौन सा करना है हमें। प्रमोटर्स भी एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रमोटर्स का क्या रोल होता है कंपनी के अंदर और प्रमोटर्स की ड्यूटीज क्या है। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रमोटर्स होते हैं ये तरह से थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, ठीक है। अब प्रमोटर कौन है? द पर्सन हु क्रिएट्स एंड मेक अ लॉजिकल प्लान टू मॉडिफाई एंड स्टैच्यूटरी एक्सिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के लिए लॉजिकल प्लान बना रहा है, मॉडिफाई कर रहे हैं प्लान को, और कंपनी के स्टैच्यूटरी एग्जिस्टेंस को प्लान कर रहा है, मतलब किसी भी नई कंपनी को मार्केट में स्थापित करने का काम प्रमोटर्स करते हैं। तो प्रमोटर्स का ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई नई कंपनी आई, उसने 10 रुपये का शेयर मार्केट में इशू किया, तो प्रमोटर को ये 8 रुपये का या 7 रुपये का मिलेगा। प्रमोटर को बाकी जो 10 रुपये का वो बेचेगा उस शेयर को, तो बेचने के लिए जो 3 रुपये का बेनिफिट है वो प्रमोटर को मिल जाएगा। प्रमोटर कौन है? एक पर्सन है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी एनुअल रिटर्न। प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टर में छपा होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के अगर आपको शेयर खरीदने तो आप इसके थ्रू कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। दूसरा, प्रमोटर के जो होते हैं वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में भी इनका नाम दिया जाता है। ये वो पर्सन है जो कंपनी के कंट्रोल को अफेयर करते हैं ओवर द कंपनी, मतलब कंपनी के बाहर जाकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। ये पर्सन है जो एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी के साथ जुड़ते हैं, जो कंपनी को एडवाइस करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, देने का काम करते हैं। तो प्रमोटर्स के टाइप्स की बात करें तो ये प्रोफेशनल प्रमोटर्स हो सकते हैं, मतलब टेक्निकली साउंड पर्सन्स होते हैं, ग्रुप होता है जो इस तरह के काम को करते हैं। ये ओकेशनल प्रमोटर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी अपने ही काम के लिए जो है किसी तरह के लोगों को अगर अपॉइंट कर लेती है, मतलब अपने बीच में से ही किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर देती है जो इस तरह के काम को करता है, तो वो ओकेशनल प्रमोटर होता है। प्रैक्टिस में प्रमोटर नहीं था, लेकिन कंपनी इसको प्रमोटर के रूप में प्रमोट कर देती है। या कई कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट भी हो सकती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल LIC को अपना इशू निकालना है तो उसके लिए प्रमोटर का रोल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, क्योंकि वो कंपनी सरकारी है इस वजह से। अब प्रमोटर्स के राइट्स क्या है? पहला राइट है ये इनिशियल एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकते हैं, मतलब कंपनी के शेयर बेचने के लिए अगर कोई भी इनके पास खर्चा हो रहा है तो उसको ये कंपनी से रिकवर कर सकते हैं। फिर ये रिसीव कर सकते हैं अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जो भी इनकी डीलिंग हुई है कंपनी से उस अमाउंट को ये रिसीव कर सकते हैं, और किसी कंडीशन के अंदर इनकी सैलरी भी होती है तो ये सैलरी को भी रिसीव करने का राइट रखते हैं। अब फंक्शंस क्या है इसके? किसी भी नई कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल प्रमोटर का ही होता है। प्रमोटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। तो कंपनी के लिए जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में आ रही है, उसको मार्केट कंडीशंस के बारे में नॉलेज नहीं, तो ये मार्केट कंडीशंस के लिए नॉलेज देते हैं कंपनी को, उसका नाम डिसाइड करवाते हैं, उसकी लोकेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके लिए ये मतलब कितने शेयर का शेयर कैपिटल रहेगी, कितना अमाउंट होगा शेयर का, कौन उसका बैंकर होगा, कौन ऑडिटर होगा, लीगल एडवाइस देना कंपनी को, लीगल एडवाइजर्स की अपॉइंटमेंट करना, मेमोरेंडम एसोसिएशन बनवाना, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करवाना, वेंडर्स डिसाइड करना कंपनी के, ये सब काम करने की जिम्मेदारी प्रमोटर्स की होती है। मतलब प्रमोटर की ड्यूटी क्या है? पूरी तरह से नई कंपनी को मार्केट में स्टैब्लिश करना। तो एक नई कंपनी को मार्केट में लाना और उसको स्टैब्लिश करने की पूरी जिम्मेदारी प्रमोटर्स की रहती है। एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है, इसमें नहीं आया था 2022 के पेपर में, वो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो फ्रॉड कंपनियां बना कर टैक्स को चोरी करने की कोशिश करते हैं, या मालिकों से मतलब किसी तरह के इलीगली गेनिंग की प्लानिंग करते हैं, मतलब मार्केट में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कंपनी का अपने मालिकों से अलग अस्तित्व होता है, मतलब एक कंपनी की
कोई भी देनदारी है तो उसके लिए उसके जो मालिक होंगे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये रूल है हमारी कंट्री के अंदर, जो कहता है कंपनी जो है लीगल सेपरेट एंटाइटी रखती है। तो एक तरह के पर्दा हो गया बीच में, कंपनी के मालिक और कंपनी के बीच में एक पर्दा है। तो उस पर्दे को कई बार हटाना पड़ता है, वो कोर्ट हटा सकती है। कोर्ट ये कहती है कि जब मालिकों ने कंपनी के नाम को यूज करके कोई फ्रॉड कर दिया, जहाँ पे अनऑथराइज गेन किया है मालिकों ने कंपनी के नाम पर, और उसको देना भी नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि उन्होंने मार्केट से पैसा उठा लिया, कंपनी के नाम पे लोन ले लिया बहुत सारा, और उसको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च कर लिया उस लोन को। तो वहाँ पे जो देनदारी है वो बैंक की कंपनी की है, कंपनी को देना है बैंक का पैसा। लेकिन वो क्या करेंगे, कहेंगे भाई कंपनी का तो पैसा ही नहीं है, इसलिए तो बैंकरप्ट हो गई कंपनी, जो है बंद, और लोन जो है चला गया बट्टे खाते में, यानी कि डेब्ट में चला गया, अब वो रिकवरी हो नहीं सकता। लेकिन कोर्ट को अगर ऐसे प्रूफ मिल जाए कि ये पैसे का इस्तेमाल पर्सनल एक्सपेंसेस को इकट्ठा करने के लिए या उसकी अय्याशी में या घर मकान खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च किया गया, तो वहाँ पे कंपनी की कॉर्पोरेट वेल जो है उसको लिफ्ट कर देती है कोर्ट, और कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं उनसे वसूली करवा लेती है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो है वो कौन करती है, कोर्ट ही कर सकती है, कोर्ट के पास ये पावर है। तो ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, जहाँ पे फ्रॉड हो रहा हो या रॉन्गफुल कंडक्ट हो रहा हो, या जहाँ पे कंपनी की जो गतिविधियां वो शक के संदेह में हो, यानी कि अल्टर ईगो शैम एंटाइटीज, कंपनी की कोई भी ऐसी चीज़ें जो ऐसा लग रहा है कि ये इसीलिए तैयार की गई थी ताकि ये फ्रॉड किया जा सके। फिर कंपनी को जानबूझ के अंडर कैपिटलाइजेशन किया हो, मतलब जानबूझ के कंपनी को डुबाने की कोशिश की जा रही, या कोई ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस है जो एक फर्जी कंपनी तैयार कर रही है अपनी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, या किसी ऐसी एडवांटेज को लेने की कोशिश की जा रही है कंपनी के थ्रू जो इम्प्रॉपर एडवांटेज इसमें कवर होती है, या अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट को मतलब इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो ऐसी कंपनी, तो उसमें भी कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं। या सक्सेसर लाइबिलिटी, एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी इसलिए तैयार की थी कि उसके नाम पर प्रॉफिट कमाया जा सके और बाद में उसको डुबो के बंद कर दें और बड़ी कंपनी रन करती रहे, तो इसमें सक्सेसर लाइबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब यही होता है कि दोनों के जो अलग एंटिटी है कंपनी के अपने मालिकों से, उसको हम एक कर देंगे, मतलब कोर्ट उसको लिफ्ट कर देगी बीच में से, वेल को हटा देगी। वेल मतलब अगर हम हिंदी में कहें, वेल का मीनिंग होता है घूंघट। तो जब घूंघट को हटा देंगे तो दुल्हन का चेहरा दिखने लगेगा। चेहरा दिखने का मतलब ये है कि दोनों एक ही हो जाएंगे। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर 2023 में नहीं आया होगा तो शायद इस बार आ सकता है, लेकिन 2023 का पेपर हमने अभी देखा नहीं क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल था नहीं, इसलिए। अब एक क्वेश्चन था जो हमने 2022 में ही देखा था, मिस मैनेजमेंट या मिस ऑपरेशन, जहाँ पे गलत तरीके की चीज़ें कंपनी कर रही है, तो इसको रोकने के लिए या इसके लिए क्या रेमेडीज है हमारे यहाँ पर। तो कंपनीज एक्ट 2013, देखो 2013, 1956 इस तरह की चीज़ें आती हैं कंपनीज एक्ट में, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ है, वो अमेंडेड वर्जन है उसका, बस इतना फ़र्क है। 2013 में अमेंड हुआ था, जो अमेंडेड वर्जन है, तो उसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, वो एक ही चीज़ है। तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि आप क्या लिखोगे। अब है इंट्रोडक्शन टू द प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अगर हम मिसमैनेजमेंट की बात करें तो मिसमैनेजमेंट कहते किसको हैं, जहाँ पे जानबूझ के कंपनी की जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लीगल ड्यूटीज़ हैं, उनको कंपनी जो है पूरा नहीं कर रही, जो 2013 कंपनी एक्ट में कंपलसरी बताई गई है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे जो नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल है वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है कंपनी के अगेंस्ट। यहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी नेशनल कैपिटल ट्रिब्यूनल में, ठीक है। कंपनी ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे जिसमें बताएंगे कंपनी ने क्या फ्रॉड किया है, क्या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, क्या मिसमैनेजमेंट किया है कंपनी ने। फिर कंपनी के ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो उसके खिलाफ एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बना सकते हैं और डायरेक्टर्स को बुला के इस कंसर्न में जो है उनसे जवाब कर सकते हैं। फिर इसके जो ऑर्डर्स है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस के ऑर्डर वाइंडिंग अप के वो दिए जा सकते हैं अगर ये चीज़ें सही पाई जाती है तो। और इस पूरी प्रोसीडिंग का जो खर्चा है वो भी कंपनी से वसूला जाता है। तो ये आपका वो है मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन। अगर कंपनी के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे कंपनी अपने किसी पर्टिकुलर मेंबर को, डायरेक्टर को या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी रूल को वायलेशन कर रही हो, तो वहाँ पर भी सेम इस तरह की कार्रवाई कंपनी के खिलाफ चलाई जा सकती है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है और किसे आप मेमोरेंडम एसोसिएशन कहते हैं, या ये क्यों बनाया जाता है। तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था कि जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है
वो कंपनी का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से, जो कंपनी के रूल्स को डिसाइड करता है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हमें मतलब किस किस चीज़ों के ऊपर करना है और किस तरह से काम करना है, कौन से हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कानून क्या है। उसी तरह से मेमोरेंडम एसोसिएशन में भी सब कुछ लिखा होता है। जैसे कंपनी का नाम लिखा होता है इसके अंदर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होता है इसके अंदर डायरेक्टर्स की डिटेल होती है, लाइबिलिटीज कंपनी के पास क्या क्या है, कैपिटल क्या है कंपनी की। इसके अलावा जो भी है कंपनी के वर्क होते हैं, जो कंपनी का वर्किंग दायरा होता है, वो सब इसके अंदर लिखा जाता है। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अमेंडमेंट कर सकते हैं, और कभी जरूरत हो आगे जिसमें अल्ट्रेशन करना जरूरी तो अल्ट्रेशन इसमें की जा सकती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी आप पढ़ लेना, ये को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की रूल बुक है, जहाँ पे हम डे टू डे की जो एक्सरसाइजेज हैं कंपनी की, उनको गवर्नेंस के रूल्स बनाते हैं। इसके अंदर होता है जैसे शेयर कैपिटल कितनी होगी, शेयर अलॉटमेंट कितना किया जाएगा, वोटिंग राइट्स कैसे होंगे, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का क्या प्रोविज़न रहेगा, किस तरह से प्रोसेस होगा। और हम नए जो किसी भी अगर नए ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो कैसे करेंगे। डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड और रिजर्व्स के बारे में इसमें लिखा होता है। इसके अलावा कंपनी की बोरोइंग पावर, एनुअल जनरल मीटिंग कब बुलाई जाएगी, कैसे बुलाई जाएगी, एक्स्ट्रा जनरल ऑर्डिनरी मीटिंग कैसे बुला सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स होते हैं कंपनी के, उनको अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, और अमेंडमेंट करने का क्या प्रोसेस होता है वो भी इसी के अंदर लिखा होता है। इसके अलावा आपको दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने को भी आ सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ऐसे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस या फिर तुर्कांड रूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये लीगल प्रिंसिपल है जो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टीज हु एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विद अ कंपनी इन द गुड फेथ। ये कहते हैं अगर कोई भी बाहर की पार्टी ने कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है, कोई एग्रीमेंट बनाया है, तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने अपना एक झूठा प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर विश्वास करके, जहाँ पे कंपनी ने बताया कि उसके पिछले 5 साल से फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी चल रही थी और वो लाभ ही लाभ कमा रही है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में वो लाभ नहीं कमा रही थी, वो लॉस में जा रही थी 3 साल से, जबकि उसने छुपाया उसको, और उस शेयर होल्डर ने इसी विश्वास कर शेयर को खरीद लिया। तो यहाँ पर टुर्कांड रूल लगेगा, यानी कि जो आपने दिखाया उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे लॉस होता है उस शेयर होल्डर को, तो वो लॉस की भरपाई जो है कंपनी से कर सकता है। फिर आपका आ गया, और अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, एक 2023 का पेपर मुझे भेजा है कृष्णा ने, वो भी देख लेते हैं अभी। 2023 का पेपर आपने व्हाट्सएप पे भेजा है, और इस समय ना मेरा व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है, तो वो टाइम लगेगा अभी उसको। एक मिनट आप होल्ड करना, 2 मिनट, अभी मैं व्हाट्सएप को लॉगिन कर लेता हूँ, फिर ये 2023 का बताऊँ जब तक। मीटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, इमरजेंसी मीटिंग क्या होती है, क्लास मीटिंग क्या होती है, सारी मीटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कलेक्टर भी मीटिंग होल्ड कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी चाहें तो मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। मीटिंग के लिए प्रॉपर उसका नोटिस होना चाहिए जो 21 दिन पहले सभी मीटिंग के मेंबर्स को मिल जाए। इसके अलावा मीटिंग में कोरम्स और रिक्वायरमेंट होती है, या मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन हो रहा है तो उसका पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वोटिंग राइट्स होते हैं सबके पास, और इलेक्ट्रॉल मोड में जो है वोटिंग कराई जाती है, मतलब सबको सिंगल वोट का राइट मिलता है। ये कंपनी के जो है वोटिंग पावर्स हैं। सर मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करूं, पूछूं एक बात? बोलिए, पूछिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी? इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कौन सी है? इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हुआ जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो चुका है, जो मार्केट में काम करने के लिए तैयार है, रेडी है वो, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्या पूछ रहे थे अब आप, बताओ क्वेश्चन। नहीं, यही था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड हाँ, कंपनी, एक्सप्लेन द डिसाइडेड केसेस। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है।
ठीक है सर। दूसरा है डिस्कस इंडिया मैनेजमेंट, आवाज बीच में ब्रेक हो गई, नहीं समझ में आया। डिस्कस द डॉक्ट्रिन मैनेजमेंट विद एक्सेप्शंस। मिसमैनेजमेंट कह रहे हैं? नहीं नहीं, डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। नहीं हो, मुझे समझ में नहीं अच्छा आया। सर, डिस्कस द आपकी ना आवाज ना बीच में ना एकदम स्लो हो जाती है। आवाज क्लियर नहीं है, मनोज जी की आवाज आवाज क्लियर नहीं है। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होती है सर? ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात कर रहे हैं? हाँ 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 जी, हाँ जी। देखो, कंपनी का ऑब्जेक्ट है कि कंपनी की जो स्ट्रेटजीज है जिसके हिसाब से वो आगे अपने बिजनेस को रन करे, वो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में आ जाते हैं। इसमें लीगल प्रिंसिपल्स भी होते हैं और कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग होती हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर जाती हैं। सर डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी क्या होती है? जहाँ पे डायरेक्टर ये डिक्लेयर करते हैं, कंपनी ये डिक्लेयर करती है कि वो सॉल्वेंट है, अब वो काम करने के लिए मतलब एलिजिबल, उसके बाद प्रॉपर फंड है, वो बैंक करप्ट नहीं है, उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, मतलब वो इंसॉल्वेंट नहीं है। कहने का ये मतलब है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट वही पर्सन होता है जिसके पास पैसा हो। आपके जेब में अगर पैसा है तो आप सॉल्वेंट है, जेब में पैसा नहीं है तो इंसॉल्वेंट है। दिवालिया नहीं है, हिंदी में कहते हैं दिवालिया, तो दिवालिया नहीं है। एंड सर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की कंपनी पावर्स बता दीजिए आप। नेशनल कंपनी लॉ की पावर क्या क्या है? यस सर। देखो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन क्यों हुआ है? कंपनी के अंदर कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है तो उनको इंक्वायरी करना और उसके हिसाब से उसको सजा देना। तो इसकी पावर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकते हैं, किसी कंप्लेंट के ऊपर ये ट्रायल चला सकते हैं, प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, किसी कंपनी के खिलाफ नोटिस इशू कर सकते हैं। तो मतलब जो भी लीगल प्रोविजंस हैं वो सारे ये कर सकते हैं, वो इनकी पावर्स में आ जाता है। और कोई किसी का क्वेश्चन? एंड सर रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन। रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन में क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? देखो, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कंपनी अपने नाम को चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों कंपनी ने मर्जर कर लिया तो दोनों रिकंस्ट्रक्ट होकर एक नई कंपनी बन गई, ए बी लिमिटेड, तो वो रिकंस्ट्रक्शन है। और मर्जर का मतलब ये होता है एक कंपनी ने अपने अंदर मतलब एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को निगल लिया, एक बड़े मगरमच्छ ने छोटी मछली को खा लिया, बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया, तो छोटी मछली की आइडेंटिटी खत्म हो गई, बड़ी मछली की रह गई। बी लिमिटेड कंपनी जो बड़ी कंपनी है उसने सी लिमिटेड के सारे शेयर और सारी चीज़ें खरीद ली, पूरे बिजनेस को परचेज कर लिया। अब सी का नाम खत्म हो जाएगा और सब जगह ए का बी का ही नाम चलेगा, तो वो है आपका मर्जर। मर्ज हो गई दोनों कंपनी। मेरे ना मैसेजेस इतने सारे होते हैं कि उसको लोड होते होते पूरा टाइम लग जाता है। चलिए, एंड सर कंपनी सेक्रेटरी की फंक्शंस, राइट्स एंड ड्यूटीज, लायबिलिटीज। जो जैसे हमने डायरेक्टर के किया था ना उसी तरह से कंपनी सेक्रेटरीज के भी होते हैं। ये जो है एक मतलब इनका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। ये अपने फ्रीलांसिंग के रूप में भी काम कर सकते हैं और किसी कंपनी की सर्विस में भी हो सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं किसी कंपनी के। बेसिकली इनका काम क्या होता है, कंपनी की जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनको पूरा करना, जिसमें प्रोस्पेक्टस को डिजाइन करना, रूल्स बनाना जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, ये सब चीज़ें। और कई बार जो अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है, ये आपका जो है ना दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें भी जो है कंपनी सेक्रेटरीज का रोल इम्पोर्टेंट होता है। डायरेक्टली वैसे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन अभी आया नहीं है एग्जाम में। एंड सर मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सर डिफरेंस। अभी तो बता दी। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस कर सकते हैं, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी के रूल बुक, जिसमें डेली एक जो वर्क होता है उनको कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं रोज के, वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स्ड है, तो वो क्या है आपका, वो है आपका ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
और सर कुछ न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक हो तो वो बता दीजिए, आप कोई न्यू हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैंने वैसे लगभग आपको बता ही दिया है सब कुछ, और कुछ बचा है तो वो मैं देख लेता हूँ एक बार। एक आप ये जो कंपनी कई बार वो प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रही है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रही है, तो वो भी आ सकता है आपको एग्जाम में। तो सर उसका 2 कुछ मिनट हो। प्रोसीजर वगैरह है। हाँ, सर उसका एक चीज प्रोसीजर और है। पूछनी थी। सर कल आपने बताया था कि 2 तरह की कंपनी होती हैं। चलिए मैं ये पेपर आपको फटाफट बताता हूँ। ये है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। शेयरों का ट्रांसमिशन हो सकता है कि नहीं होता, फिर अमलगमेशन है, स्टैचुटरी मीटिंग है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 4 फीचर ऑफ शेयर, शेयरों को क्या 4 फीचर कर सकते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। तो ये जो पहला सेक्शन है इसमें तो कोई ज़्यादा नया क्वेश्चन था नहीं, लगभग लगभग वही क्वेश्चन थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। कोई ये नया 4 क्वेश्चन है? फीचर वाला मेरे को समझ। 4 फीचर, जब कोई शेयर होल्डर फेल हो जाता है कंपनी का पैसा देने में, तो उन शेयरों को फोरफिट कर लेती है कंपनी। के पास ये राइट होता है कि वो ऐसे शेयरों को फोरफिट कर सकते हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, नॉन पेमेंट अगर है तो। अब है ये डिस्कस ब्रीफली द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवेंचर। देखो काइंड्स ऑफ डिवेंचर ये 2023 में वैसे आ गया, लेकिन लगभग डिवेंचर टॉपिक ऐसा है जो पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। डिवेंचर जो होता है एक तरह से सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जो कंपनी सिक्योरिटी के साथ, मान लो एक लिमिटेड टाइम के लिए डिसाइड कर ले, जैसे मान लो कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और एक परसेंटेज भी फिक्स होता है इसके अंदर कि इतने परसेंट के साथ ये लोन जो है वो दिया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें जो जुड़ी होती है। अब अगला क्वेश्चन है जो इसके अंदर है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है? डायरेक्टर्स की आ सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आ सकती है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनकी आ सकती है। तो आपको उसी हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। डिफाइन सर कंपनी, सर कंपनी को ये डिफाइन करें। सर एक मिनट, सॉरी सर, ये वो नहीं है। ये CSR है सर, जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक परसेंटेज सोशल कॉज के लिए निकाल के किसी NGO को देती है। ये वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, तो ये इसमें ये भी हो सकता है फिर कि जो कंपनी जो है जैसे अपने वर्कर के बेनिफिट्स के लिए या उनके बच्चों के बेनिफिट्स के लिए अगर कोई चीज़ करती है तो। डिफाइन द कंपनी एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज क्या है और इसके काइंड्स क्या है, ठीक है। काइंड्स ऑफ कंपनीज क्या है, तो प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सब इसके अंदर आ जाएगा आपका। व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स लास्ट टाइम भी आ ही गया है आपका। अब ये अगला वाला है, खुल नहीं रहा, ये वाला पेज लोड नहीं हो रहा। ये पेज लोड नहीं हो रहा है वैसे। तो ये आपके लगभग जो है ना, अब पेपर हो ही गया समझ लीजिए। लास्ट एक लोड नहीं हुआ 2023 का। तो जितने क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, अगर उतने क्वेश्चन आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम ठीक ठाक हो जाएगा, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर। ये भी आपको वैसे लोड हो गया, एक पेज मिसिंग है इसके अंदर जो है नहीं, जो सबसे पहला पेज होना चाहिए, जो होना चाहिए क्वेश्चन सी का जो पार्ट है उनका, वो इसमें है ही नहीं। सर हो गया मेरे ख्याल से, टॉपिक सारे कवर हो गए। मैं भी देख रहा था सिलेबस के टॉपिक्स, हाँ सारे टच हो गए। अब ना थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जो होगा फिर कल देखेंगे। लिखने लायक तो मटेरियल भी मिल गया हाँ है ना। जो मेन चीज थी हाँ वो एक जो उसको बच्चे को वो भेज देना जरूर, अल्ट्रा वायरस के लिए उसने बोला ना